नमस्कार सभी को। जुड़े हैं सभी लोग। आज फ्राइडे है, 17/6/2022। जैसे कि आपको सबको अवगत है और मैं आपको अवगत करा ही देता हूँ कि आज के फ्राइडे को मैं हमेशा फेसबुक लाइव आता हूँ। केवी फाउंडेशन द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है और आपके समक्ष जो है वो फेसबुक पर हर शुक्रवार को लाइव होता हूँ। आयुर्वेद के बेसिक कंसेप्ट हैं, उनको थोड़ा सा बताने के लिए हमारे डीवीसी फाउंडेशन में ग्रुप भी है हमारा एक, और हमारे जूम का जो इंटरेक्टिव सेशन है, जो जूम से हर रोज शाम को 8:30 बजे से शुरू होता है और 10 बजे तक होता है, जिसमें हमारे भारत के वैद्य सभी गण हैं और उसमें हम लोग सभी पूरा आयुर्वेद पढ़ते हैं, एक डिस्कशन करते हैं। उसमें जिस किसी का जो केस होता है उसको रखकर उसकी चिकित्सा है, उसकी संप्राप्ति है, कैसे सही रूप में बना के उसका ट्रीटमेंट भी हम लोग जो है आपस में डिस्कस करके एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इसी कड़ी में फ्राइडे को नमस्कार, हमारे साथ में हमारे ग्रुप के ज़्यादातर मेंबर जुड़ रहे हैं। आज जो है वो, क्योंकि ये हाइपरटेंशन का पार्ट था जो 3 तरह से मैंने उसको बताया था, उसमें थोड़ा सा रह गया था, उसको मैं आज आपको उसको क्लियर करूँ। हमने 2 तरह से तो देख लिया था, एक तो सिरासैथल के हिसाब से, सिरासैथल जो शब्द दिया आचार्यों ने वो, और एक दूसरा सिरापूर्ण, और तीसरा एक वायु का काठिन्य गुण होता है, इसमें खलता उत्पन्न करती है, जिसे ध्वनि काठिन्य कहते हैं। वो जो स्थिति होती है वो तीनों को हम बता चुके हैं। और तीसरे को थोड़ी सी, क्योंकि ये पिछले फ्राइडे को हम पूरा बता के आए थे। मेरी फेसबुक जो मेरे मित्र हैं वो अब देख रहे हैं तो मेरी फेसबुक पर चले जाएं, मेरी अपनी पर्सनल फेसबुक है, उस पर जाएंगे तो आपको ये सभी वीडियो मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आप मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा आपको और आपको मेरा फेसबुक जो है मिल जाएगी, फिर उसको पढ़ेंगे। हमारा एक पेज है, उस पेज में हमारे एबीसी फाउंडेशन के जितने भी वीडियो हैं, लगभग मान के चले हैं तो लगभग 250 के आसपास वीडियो हमारे उसको पड़े हुए हैं। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें बहुत कुछ मतलब कंट्री टोटल बेसिक ही है, और उसके लिए आपको जो है वो मेरे लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, और फिर उसके बाद मैं एक्सेप्ट करूँगा, तब आपको मुझे मेरा पेज मिल जाएगा, और फिर उस पेज पर जाकर आप डेली सुन भी सकते हैं फेसबुक लाइव के माध्यम से, जूम का, क्योंकि फेसबुक लाइव माध्यम भी होता है हमारा, उसी से उस पर भी होता है, तो आप उसको भी सुन सकते हैं। आप जुड़ना चाहें तो जूम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और आप जुड़ना चाहें तो जूम के इंटरेक्टिव सेशन में लाइव आ सकते हैं, और उसके लिए तभी संभव है जब आप, मेरा नंबर है 9927753780, इस पर आप जाएंगे तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप भेज दीजिएगा, मैं आपको अपनी ग्रुप है उसमें ऐड करूंगा, फिर आपको जूम लिंक मिल जाएगा, और फाइनली आप सीधे सीधे जूम इंटरेक्टिव सेशन से जुड़ जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर के 2 कारण के अलावा एक कारण जो कफ का होता है वो उसको हम देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी चिकित्सा सिद्धांत क्या है, और उसमें चिकित्सा सिद्धांत में बड़ा पेज है, और जो वो है उसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मैं आपको आज पूरा जो है उसका चिकित्सा सिद्धांत पर कैसे क्या होता है उसका पूरा बताऊंगा, और उसके साथ साथ उससे संबंधित जितनी भी डिजीजें होती हैं उसका भी प्रयास करूंगा कि वो पूरी पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। हाई ब्लड प्रेशर का कारण कफ हो तो, कफ का मतलब जो आज की भाषा में हम बोलते हैं तो इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, तो कफ जो है वो हो गया है ऐसा।
तो उसको जो है हम मतलब अपने जो है उसमें शामिल करते हैं और लेबोरेटरी पर जांच करवाते हैं और देखते हैं कि इसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। लेकिन किसी किसी में आपने देखा होगा जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है उनको हाई ब्लड प्रेशर होता भी नहीं है और उनको पता भी नहीं चलती है। शरीर में भारीपन, कफ के जो लक्षण है वो तो उनको दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा उनको नहीं होगा कि नहीं जी तो मेरे को तो ब्लड प्रेशर नहीं है लेकिन फिर भी जो है मेरा शरीर भारी है, ये सब चीजें दिखाई देंगी। अगर कफ ने कहीं पर, यहाँ पर सबसे ये है कि जो हमारा कफ है उसने उस कफ के किस गुण ने रक्त को दूषित किया है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। अगर वो सामान्य रूप से अगर वो उसने दूषित नहीं किया है रक्त के लिए, तो फिर ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती नहीं है। लेकिन अगर कफ के गुण ने दूषित किया है तो फिर जो है हम बोलते हैं रक्त जो है वो कफ से दूषित है। तो वहां पर सीधा सीधा वो होता है कि रक्त अगर कफ से दूषित है तो किस गुण से दूषित है। अगर वो गुण से दूषित है वो रक्त, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि हमने ये सीधे सीधे अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर उसका निकला, उसका कोलेस्ट्रॉल चेक कराया और उसको फाइनली जब कोलेस्ट्रॉल कराने के बाद जब हमने उससे पूछा कि आपको ब्लड प्रेशर होता है, तब हम कहते हैं कि तब वो मरीज कहता है ना मेरे को तो ब्लड प्रेशर नहीं होता। बोले आपका ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। बोले हाँ जी कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ गया है लेकिन ब्लड प्रेशर नहीं होता। उस स्थिति में फिर हमको कफ की चिकित्सा करते हैं, सामान्य चिकित्सा कफ की कर देते हैं और उसको बोल देते हैं कि कफ के आहार विहार। कफ का जो मंद गुण है अगर कहीं रक्त को दूषित कर रहा है और अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं भी बढ़ा है तब भी उसको ब्लड प्रेशर, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर कोलेस्ट्रॉल फॉर एग्जाम्पल कोई भी, ये हमारी क्लिनिकल पिक्चर है, हमारे सामने रोज दिखाई पड़ती है कि हमारे पास पेशेंट होते हैं और वो कहते हैं कि हमारा तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो 180 160 से ऊपर होता ही नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर हमको होता है। तो हम कहते हैं फिर ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है आपको। तब वहां पर एक आपके पास आयुर्वेद में एक चीज लिखी है और उसको ध्यान से अगर देखेंगे तब वहां पर है कि यदि कफ के मंद गुण ने रक्त को दूषित किया है तो हर हाल में ब्लड प्रेशर होगा, फिर चाहे उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो या फिर ना बढ़ा। ये है क्या मंद? जब कफ का मंद गुण बढ़ता है तो फिर क्या क्या ऐसे गुण होते हैं जो पीछे वाले बढ़ते हैं, और भी तो गुण है उसके पीछे वाले। तब जब कफ का मंद गुण बढ़ेगा तो उसका जो गुरुगुण है वो बढ़ेगा। जब गुरुता आएगी उसके अंदर तब उसमें संयुक्ता बढ़ जाएगी। देखिए गुरुता में और संयुक्ता में दोनों में अंतर। अब ऐसा भी नहीं है कि जब गुरुता बढ़ेगी तो स्निग्धता ही बढ़ेगी, ये भी नहीं है। यस, ये चीज आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखें, ये दोनों चीजें एकदम एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब कभी ऐसा नहीं संभव है कि जिसकी गुरुता बढ़ गई है उसकी स्निग्धता भी बढ़ेगी, या जिसकी स्निग्धता बढ़ गई है तो गुरुता भी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो उसकी गुरुता बढ़ेगी, और अगर आप चिकनाई ज्यादा खाएंगे, चिकनाई का मतलब आप खा रहे हैं, वैसे तो घी खाते हैं सब, घी नुकसान कभी नहीं देता, लेकिन आपके अगर लिवर में ऐसी कोई दिक्कत है जो उस फैट को जो हम खा रहे हैं जिस रूप में, अगर वो पूर्ण रूप से अपने अंततः जो उसकी मेटाबॉलिज्म होके वो फाइनली जिस प्रोडक्ट में टूटता है, अगर उसमें नहीं टूटा तो फिर उसकी स्निग्धता बढ़ेगी। और जब स्थिरता बढ़ेगी तो दोनों के साथ एक कंडीशन चलेगी, और वो क्या चलेगी, चाहे वो गुरु गुण बढ़े और चाहे वो पिछल गुण मतलब कहना चाहिए स्निग्ध गुण बढ़े, उन दोनों के हिसाब से फिर उसकी पिछलता बढ़े। अगर वो पिछलता, क्योंकि दोनों में चिपकने का गुण है, अगर प्रोटीन में भी चिपकने का गुण है तो फिर जो हमारे कफ वगैरह हैं उनमें भी चिपकने का गुण है। तो अगर दोनों में से एक बढ़ा तो उसकी पिछलता बढ़ेगी, और जब पिछलता का मतलब किसी चीज से चिपकना, और जब पिछलता इन दोनों की मतलब एनर्जी बढ़ेगी इस हिसाब से तो फिर उसकी स्थिरता बढ़ जाएगी। और जब स्थिरता का मतलब कफ धीरे धीरे करके चले, और वो 3 4 गुण जो बढ़े शुरू के, उसके हिसाब से हमको तय ये करना होता है कि इसका आहार विहार कैसा रहा है, ये खाते क्या है। जैसे कि बहुत से होते हैं नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, तो वहां पर तय ये होता है कि ये नॉनवेज ज्यादा खाते हैं इसलिए इनका आहार विहार ऐसा है, इनका जो गुरु गुण बड़ा होगा, स्निग्धता भले ही कम है लेकिन फिर इनकी पिछलता बढ़ी
और तब जाके फिर इनकी मंद गुण बढ़ा। और जब मंद गुण बढ़ा और पिछलता बढ़ी या गुणता, पिछलता बढ़ी या फिर गुणता बढ़ गई या फिर उसकी मतलब कह स्निग्धता बढ़ गई, इन दोनों में से एक बढ़ी या दोनों बढ़ गई। ये भी तय है कि दोनों बढ़ी भी मिलेंगी, क्योंकि समान रूप से अगर दोनों चीजें खाएंगे आप, कार्बोहाइड्रेट भी समान रूप से पूरा तरह से खा रहे हैं और रूप में खा रहे हैं इसके स्नेह के रूप में, और उसके साथ में प्रोटीन भी इतनी खा रहे हैं जितनी की मतलब आपकी बॉडी को जरूरत ही नहीं है, या जरूरत तो है लेकिन आपका जो अपना पाचक पित्त है वो इस कदर मजबूत नहीं है कि वो आप दोनों चीजों को एक साथ में उसके फाइनल स्टेज के जो प्रोडक्ट है उसमें तोड़ दे। आपको थोड़ी सी यहाँ पर समझने की, मेरी भाषा थोड़ी सी आपको ऐसी लग रही होगी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ कि जब तक आपको आयुर्वेद की भाषा को आयुर्वेद की भाषा में मैं नहीं बताऊंगा, तब तक ना तो आपको मुझे देखने का, ना मुझे पढ़ने का, ना मुझे समझने का आपको कोई प्रयास ही नहीं है, क्योंकि दो सब चीजें अलग अलग हैं दोनों। हम किसी भी चीज को एक दूसरे से नाप ही नहीं सकते। तो कहा कि जब गुरुता है, अगर गुरुता बढ़ी है तो पिछलता बढ़ी, पिछलता से मंद गुण बढ़ गया, स्थिरता बढ़ी, स्थिरता से मंद गुण बढ़ा। अगर दोनों बढ़े तो फिर मंद गुण बढ़ा, और अगर दोनों में से एक बढ़ा, अगर गुरुता नहीं बढ़ी तो उसकी स्थिरता बढ़ी, फिर इससे उसकी पिछलता बढ़ी, फिर उसका स्थिर गुण बढ़ गया और फिर वो मंद गुण में आ गया। या स्थिर गुण ना बढ़ा, वो पहले ही मंद गुण उसने प्राप्त कर लिया। तो ये जो चीजें हैं इनको देखना पड़ेगा कि आखिर इसमें है क्या। अभी वायु का कोई रोल है नहीं इसमें, अभी सिर्फ केवल कफ का ही रोल है जो उसको इस तरह से जो है मेंटेन कर रही है बॉडी, हमारे खाने पीने के आधार पर। क्या आधार? जब मंदगुण बढ़ा और मंदगुण बढ़ने के बाद जब उसकी पिछलता बढ़ी, तब क्या हुआ, उसने जिस रूट में वो घूम रहा है, पूरे शरीर में तो घूम ही रहा है, लेकिन जिस रूट में घूम रहा है, हम कहेंगे कि वो आर्टरी में, वेन में, किसी में तो घूम रहा है, तो बोले घूम रहा है जी, तो वहां पर वो धीरे धीरे करके बहेगा। जब धीरे धीरे करके बहेगा तो रक्त की जो स्पीड है वो बयान वायु पर आधारित है। बयान वायु जिस वेग से उस रक्त को फेंकेगी, उस वेग से वो रक्त जो है हमारे शरीर के अंत वाले शरीर तक, अर्थात हमारी एस्ट्रीमिट तक पहुंचेगा। और अगर बयान वायु के रास्ते में कोई ऐसा गाढ़ा पदार्थ आ गया कि वो चल ही नहीं रहा है, वो उसको खुद ही जो है इतना वो मंद हो गया, इतना वो गाढ़ा हो गया, इतना वो चिपचिपा हो गया, इतना चिकने वाला हो गया कि वो आर्टरी में धीरे धीरे करके लेपिंग कर रहा है अंदर से। वायु उसे धक्का लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो जा ही नहीं रहा है, और जा रहा है तो बहुत धीरे धीरे जा रहा है। और जब वो धीरे धीरे जा रहा है तो वो आर्टरी के अंदर जो है उपलेप जैसी स्थिति पैदा कर देता है। और जब वो उपलेप पैदा करता है तब वहां पर उसकी कैविटी, जो हमारा स्रोतस है, जो हमारी, फॉर एग्जाम्पल अगर मोटी सी एक चीज को मान के चले तो आप मान के चलो कॉरोनरी आर्टरी में हम काम कर रहे हैं, तो वो कॉरोनरी आर्टरी की जो अंदर की जो कैविटी होगी वो जो है सक्रिय होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लेपिंग होती चली जाएगी, और जब वो साइड से पूरे उसके चारों तरफ लेपिंग हो जा रही है तब उसकी कैविटी छोटी हो गई, और जब कैविटी छोटी होगी तो बयान वायु का तो प्रेशर वही है, वो उसी वेग से काम करेगी, और तब वो धक्का लगा के उसको जब आगे भेजेगी तो वही धक्का हमारे स्पिग्नोमेनोमीटर में एकदम यंत्र के द्वारा जब हम नापते हैं उसको, तो फिर वो हमारे ऊपर चढ़ता है, और वही चीज हमारे पूरे सर्व शरीर में अगर सिराओं के अंदर ऐसा कुछ हो गया। यहाँ पर हमारी जो अन्नपैथी वाले हैं, वो उनका सिर्फ केवल वो क्यों उस चीज से हार जाते हैं कि वो पूरे स्रोतस में जब उसकी लेपिंग होती है तो उनकी बेचारों की मजबूरी ये बात होती है कि उनके पास कोई ड्रग ऐसा नहीं होता खून को पतला करने वाला, जबकि खून का उसका कोई मतलब ही नहीं था, उनका कोई मतलब ही नहीं था। तो वो खून को पतला करने वाली औषधियां दे रहे हैं, ना कि वो कफ को कम करने वाली औषधियां दे रहे हैं। कफ के वो गुणों में जो हमको बदलाव लाना चाहिए उसको कम करने की औषधियां चाहिए। और जो कैविटी के अंदर जो है वो लेपिंग जो हो गई है, उस लेप को खुरचने के लिए जरूरत है कि वहां से वो खुरची जाए, वहां से वो हटाई जाए। और हटाने के बाद ऐसी कौन सी औषधियां हैं और ऐसा कौन सा दोष हमारे अंदर जिसके अंदर ये गुण है कि वो इसको खुरच देगा, और खुरचने के बाद फिर ब्रिडल स्ट्रीम में लाएगा उसको, और फिर शरीर से बाहर निकालेगा, और अंततः हम पूर्ण रूप से जो हाइपरटेंशन है उससे हम मुक्ति पा जाएंगे। होगा क्या? हाई ब्लड प्रेशर का कारण कफ हो तो प्रथम कफ के प्रमुख जो गुण मंद गुण के प्रभाव से रस रक्त का बहन, मंद के प्रभाव से जो रस रक्त का बहन मंद हो जाता है, इससे
आवृत बयान वायु, आवृत का मतलब समझिए होंगे, अब तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके रास्ते में आ रही है, उसकी जो गति है उसको पूरी तरह से वो नहीं ले जा पा रही। इससे आवृत जो बयान वायु है वो कुपित होकर, क्योंकि मैंने एक चीज बताई थी, वायु जब कुपित होती है तो उसको कुछ समय चाहिए होता है। अब वहां पर क्या है, वहां पर वो थोड़ी देर के लिए कब आया बीच में, और बीच में आने के बाद जब वहां रुकी तो रुकने के लिए फिर वहां पर उसको स्थान मिल गया, थोड़ी देर अवसर मिल गया, और अवसर मिलने के बाद फिर उसने वहां पर, अब कुपित कब होगी, जब वो वहां पर अपनी स्निग्धता खुद को सुखाना शुरू कर दी, उस रक्त को, मतलब कहना चाहिए जो उसमें स्निग्धता है उसको, इसको रक्त को, रक्त में जो स्निग्धता है उसको सुखाना शुरू करेगी, और जब उसी को सुखाना शुरू करेगी तब एक सिद्धांत यहाँ पर लागू हो जाता है आयुर्वेद का, कि अगर किसी भी धातु का, किसी मल का, किसी दोष का क्षय होता है तो वायु वहां पर, तो पहले क्या हुआ, आवरण रास्ते में रोका, उसके बाद फिर उसने क्षय किया है, और क्षय करने से फिर वो प्रकुपित हुई, और जब वो प्रकुपित हुई है तब इससे आवृत जो बयान वायु है, तो मैं पहले इस चीज को आपको कह के आया हूं, वही बयान वायु जब हम स्फिंगोमेनोमीटर में नापते हैं उसका दाब, तो वही हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेशर। अब किसी पेशेंट को, अब क्लिनिकली आ जाए इसमें, क्योंकि ये चीज समझने की तो है ही है, ये भी क्लिनिकली है, लेकिन अब क्लिनिकल में आते हैं। जब बयान वायु प्रकुपित होती है, फॉर एग्जाम्पल एक सीकेडी का मरीज है, उसकी एक हिस्ट्री है, उसे हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन के कारण उसकी किडनी फेल हुई। वहां पर जब किडनी फेल हुई हाइपरटेंशन के कारण, तब वहां पर बयान वायु का प्रेशर किस तरह से कम है, एक तो हाइपरटेंशन, दूसरी चीज हमको ये नहीं पता है कि जब उसकी किडनी फेल हुई थी और उस समय उसका जो कफ का जो स्थिति थी, जो कोलेस्ट्रॉल की स्थिति थी, वो कैसी थी। क्रिएटिनिन लेवल जब 2 पहुंच गया, 2 पहुंचने के बाद फिर डॉक्टर साहब ने पूरे उसके टेस्ट करवाए। अब आप हमको एक चीज पर टेस्ट ध्यान देना होता है उस समय, ये सब दुनिया भर के जितने भी टेस्ट हैं हमारे हिसाब से उस समय ठीक नहीं है, क्योंकि पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे हाइपरटेंशन होता था, तो हमको सिर्फ एक टेस्ट पर ध्यान रखने है उसको, कि इसका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कितना था, वो हम जरा देखते हैं इसमें। और इसमें जो लिपिड प्रोफाइल था, उस लिपिड प्रोफाइल के अंदर मैं ये देखूंगा कि इसमें ट्राइग्लिसराइड कितने थे, उस लिपिड प्रोफाइल के अंदर मैं ये देखूंगा कि इसमें एलडीएल कितना था, उस लिपिड प्रोफाइल के अंदर मैं ये देखूंगा कि इसका जो रेशियो है दोनों का वो क्या था। इससे हम क्या समझे, हालांकि हमारे आयुर्वेद में इसका वो नहीं है, लेकिन हमको इससे क्या मिलते हैं, हमको इनसे 2 चीजें मिल जाती हैं, कि हम ये देख लेते हैं कि इसमें मंद गुण कितना है, इसमें विच्छल गुण कितना था, और इसमें स्थिर गुण था कितना, तब हम किस चीज को किस किस ना, वो चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट। जब हमने देखा खोल के तो पता लगी वो पेशेंट का जो था वो मात्र केवल कोलेस्ट्रॉल लेवल था केवल 208। बोले साहब इतने ज्यादा, हमने जब उसकी पूरी पिक्चर देखी तो वो 208 था ही नहीं, लेकिन जब नीचे निगाह डाली तब उसमें जो एलडीएल देखा, वो एलडीएल था उसका सब मिला के जो आया, जो जितना भी होता है उसकी आधी मात्रा तो उसी की थी, यानी कि अगर हम 100 को मान लें तो वो 100 तो उसी की थी, दिमाग ठनका। एलडीएल का मतलब बद्ध कफ। अब जरा बद्ध कफ की तरफ जाए कि प्रोटीन से गया है या फिर कार्बोहाइड्रेट का है, 2 चीजें हमको देखनी है। जब प्रोटीन से देखेंगे तो हम सीधे एसडीएल देख लेंगे, और एसडीएल पता लगी 25 है या 20 ही एलडीएल, 25 एलडीएल। जब हमने वो क्या नाम है, सॉरी सॉरी, एसडीएल 25 है, और जब हमने एलडीएल पे निगाह डाली तो एलडीएल अपनी मात्रा पे तो था, लेकिन सवाल इस बात का था कि एसडीएल कैसे कम हो गया, और जब एसडीएल कम हो गया, उससे कम हुआ एसडीएल, तब हमको ये समझ में आया कि इस व्यक्ति ने जो भी खाया है वो सिर्फ केवल, अगर एलडीएल इससे मतलब कहना चाहिए नीचे आ रहा है तो लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, तब इस व्यक्ति ने कार्बोहाइड्रेट ही ज्यादा खाया था। अगर एलडीएल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब इसने प्रोटीन खाई थी बहुत ज्यादा, और प्रोटीन के हिसाब से फिर उसका एलडीएल बढ़ा है, और एसडीएल की मात्रा, जो एसडीएल था वो बॉडी में इतना 40%, 30%, 40 के हिसाब से 45 के हिसाब से उसका आ रहा है, ये दोनों में भी आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट खाओ तब भी आ जाएगा और प्रोटीन खाओ तब भी आ जाएगा। हालांकि मैं आपको फेसबुक पर आज जो बता रहा हूँ, मैंने अपने कभी एबीसी फाउंडेशन पे ये चीज नहीं बताई है, और मैं वहां बताऊंगा, लेकिन वहां हम लोग बहुत विस्तार से बताते हैं, यहाँ तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट भी
उसमें जो है, तो हमको दो चीजें वहां देखने को मिली और हमने कंपेयर किया उससे कि इस मरीज ने खाया हुआ क्या था। तो प्रोटीन जब खाई तो हमने देखा कि प्रोटीन जब इसने खाई तब इसका जो एलडीएल था वो एलडीएल थोड़ा सा, मतलब कहना चाहिए जो एचडीएल था वो एलडीएल था वो थोड़ा सा क्या हुआ, मतलब कहना चाहिए थोड़ा सा बढ़ के आया, बड़ा था। और जब उसने कार्बोहाइड्रेट खाया तो थोड़ा सा क्या हुआ, कम हो गया है। ये दोनों का जो डिफरेंस है ये आपको बताएगा कि इसने प्रोटीन खाई है और इसने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाया। अगर दोनों चीजें लगभग लगभग सेम आ रही हैं तो इसका मतलब इसने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों ठीक खाई। अगर तीसरी स्थिति कभी ये देखने मिल जाती है कि वो दोनों ठीक हैं लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड है वो बढ़ा हुआ है, और ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ा हुआ है टोटल कोलेस्ट्रॉल से, वो हमको ये संदेश दे रहा है कि इन्होंने जो भी खाया है, चाहे वो एलडीएल खाई हो, वो सॉरी चाहे प्रोटीन खाई हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट खाया हो, चाहे कुछ भी खाया हो, फिलहाल जो अपनी लिवर की स्थिति है, जो हमारा एकत्रित पित्त है वो पूरी तरह से दूषित है। ना तो वो प्रोटीन का पूरी तरह से पाचन कर पा रहा है, ना वो कार्बोहाइड्रेट का पूरी तरह से पाचन कर पा रहा है, और ना ही वो वसा का कर पा रहा है। पता लगे उसका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है। तब वहां पर हम तीनों चीजों को कंसिडर करेंगे कि इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई भी मतलब कहना चाहिए खाना पीना तय नहीं है। बस इसमें यह है कि इसमें जो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है वो ट्राइग्लिसराइड इंडिकेट ये कर रहा है कि इसने कुछ ना कुछ ऐसा खाया है जिसके लिवर पे, हालांकि उसमें भी अग्निबंध होती है लेकिन वहां पर भी अग्निबंध की एक अवस्था है, दोनों उस स्थिति में प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की और वसा की, इन तीनों के हिसाब से उसकी अवस्थाएं तय करते हैं हम अपने उसके टेस्ट को देखकर। जब ये चीज टेस्ट को तय करते हैं देखकर, तब उसके मंद गुण, प्रोटीन के अंदर मंद गुण बहुत ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर मंद गुण होता तो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता। जो वसा के अंदर मंद गुण होता है वो प्रोटीन से कम होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट से, मतलब कहना चाहिए कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होगा, प्रोटीन से कम होगा, बीच की स्थिति उसके अंदर होती है। तो दो चीजों पे यानी कि कार्बोहाइड्रेट, अब किसी भी पेशेंट को शुगर है, मान के चलो आप, एक 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 तो ये केस मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से हम इसको करते हैं। देखेंगे क्या इसमें, वो भी बता दे रहा हूँ, फाइनली बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीजें रोज जो है वो नहीं बताई जाती। तब उस स्थिति में देखेंगे कि जो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है उसका, उस क्रिएटिनिन लेवल में कोलेस्ट्रॉल अगर कहीं बढ़ा हुआ है और उसका एलडीएल बढ़ा हुआ है, अब एलडीएल के साथ उसका ट्राइग्लिसराइड भी रेज कर रहा है लेकिन इतना नहीं है, तब हम वहां पर क्या करेंगे, एलडीएल में हम ये देख लेंगे कि उसका एचडीएल कितना है, और जब एचडीएल का रेशो और उसका दोनों को नाप लेंगे हम, तब हम ये देख लेंगे कि इसमें एचडीएल अपनी स्थिति में ज्यादातर ठीक है लेकिन एलडीएल अपनी मात्रा से बड़ा ज्यादा है। इसका मतलब इसने प्रोटीन खाई है, और जब प्रोटीन खाने के बाद फिर इसका गुरु गुण बढ़ा, और जब गुरु गुण बढ़ा तब पिच्छल गुण बढ़ गया जाके, और पिच्छल गुण के साथ फिर मंद गुण बढ़ा है। अर्थात जब वही नेफ्रॉन के अंदर आंत्र कुंडल, एक जगह आचार्य ने कहा है कि जो हमारे आंत्र कुंडल होते हैं हम आंत्र कुंडल को मान लेते हैं क्या, अपनी आम पचना आवा से मान लेते हैं कि ये आंत को बोल रहा है, बोले ना आंत को थोड़ी ना बोला, आंत्र कुंडल, आंत्र कुंडल, हजारों आंत्र कुंडल से छर छर कर जब नदी, मतलब कहना चाहिए धीरे 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 करके जब पूरी वो बस्ती को भर देते हैं तब मूत्र, ये सुश्रुत ने उसको स्पष्ट किया। तो आंत्र कुंडल जो होते हैं उस आंत्र कुंडल में इस मंद गुण के प्रभाव से उसमें लेपिंग होना शुरू होती है, और जब उसमें लेपिंग होना शुरू होती है तब वहां पर बयान वायु अपना प्रेशर डालती है कि मैं किसी तरह से इसको हटाऊं, और वही उत्पन्न होता है रीनल हाइपरटेंशन। और जब वो रीनल हाइपरटेंशन के रूप में होता है, अब समझ लो आप कि अब रीनल हाइपरटेंशन की किडनी फटी कैसे। तब एक चादर को, ए वाले टुकड़े को, एक वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को, चार हिस्सों को, चार आदमी को लेकर पकड़ा, बोले पकड़ा दिया, बोले ईंटें डालना शुरू करो बीच में, ईंटें डालना शुरू की, और उस पर जब तक उसका भार सहती रही तब तक तो वो ना फटी, और जब भार अधिक हो गया तब वो बीच में से ही चरचर करके फटना शुरू, अर्थात उस पर भार पड़ा, वही भार जो है वो हाइपरटेंशन के रूप में हमको दिखाई पड़ता है। मरीज को दिखाई पड़े ना पड़े, लेकिन हमारा वहां पे सिद्धांत हो गया कि यहाँ पर हाइपरटेंशन यानी रक्त दाब के कारण जो उसका रीनल फेलियर हुआ है उसकी कंडीशन ये प्रोटीन आना शुरू हो गई, ये हुआ वो हुआ, ये सब होना शुरू हो गए। और उसके बाद जो चिकित्सा सिद्धांत है वो वहां पर हम दो चीज को लेके करते हैं, यहाँ पर कफ की चिकित्सा करें और वही चिकित्सा अपनाएंगे जो हम उपलेप में करते हैं। मैंने अभी अपने उस पर एबी फाउंडेशन पे इसको नहीं बताया, वही चिकित्सा करते हैं जो कफ के उपलेप में करते हैं। कफ के उपलेप में जब चिकित्सा करते करते फिर हम धीरे धीरे मरीज को उसकी स्थिति में लेके आते हैं, और फाइनली
जो किडनी का मरीज होता है, जिसको हाइपरटेंशन के कारण ब्लड प्रेशर हो रहा है, वो ठीक हो जाता है। एक दूसरी स्थिति और भी आती है, रक्तदाब अधिक होने से जिस दोष का प्रकोप कारणभूत होता है। अब देखिए, मैंने तो अलग तरीके से बता दिया ना आपको, पहले पित्त वाला बताया, फिर वात वाला, तो साथ ही चल रहा है, और फिर कफ वाला। तो जिस दोष का अगर कारण है और वो आहार विहार आपको समझ में आ रहा है कि इस दोष से संबंधित ये आहार विहार ये खा रहा था, उसी के दोष के अनुसार फिर उसकी चिकित्सा की जाती है। तदनुरूप चिकित्सा सिद्धांत है कि पित्त, वात और कफ जिस भी दोष का प्रकोप हुआ है उसमें लक्ष्य में रखकर प्रथम चिकित्सा करनी चाहिए। और वो प्रथम जब चिकित्सा बताई है तो उसमें एक शब्द आया है जो घुमा के फेंक देता है कि आखिर इसमें ये शब्द क्यों डाल दिया और ये क्यों नहीं डाला इस सूत्र के अंदर। चरक ने कहा, चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 में 18वां श्लोक अगर आपको है तो आप उसे नोट कर लीजिए और उसको देख लीजिए। फिर चरक ने कहा, पुर्यांच षोडशम रोगेषु रक्तपित्तहरि क्रियाम ब्रेकु पवाशम च श्रावणम श्रोतस्य च। यहाँ पर कहा कि जो शोधन चिकित्सा है वो बड़े मजे की है, और उसमें हम लोग जो है वो रट के चले जाते हैं और वो सोचते नहीं है कि इसमें करना क्या है। वो सीधे बोल दिया, उसने कहा उपवास और हमने कह दिया लंघन, और लंघन कर लो। लंघन में और उपवास में अंतर होता है। लंघन कभी भी रक्तज रोग में लंघन चिकित्सा है, लेकिन लंघन चिकित्सा रक्तज रोग जितने हैं उनका हाइपरटेंशन से कोई मतलब नहीं है। वहां पर लंघन को और उपवास को दोनों अलग अलग श्रेणी में कर रखा है कि लंघन किस स्थिति में कराने हैं और उपवास किस स्थिति में कराने हैं। और जब यहाँ पर इस चीज की बात आती है कि शिरा पूर्ण हुआ है, शिरा शैथिल्य हुआ है या शिरा काठिन्य हुआ है, तो इसमें क्या लंघन कराएं क्या उपवास कराएं, दो चीजें यहाँ पर स्पष्ट करनी है, बाकी सबको आपको पता है। चरक चिकित्सा अध्याय में जब फिर दोबारा से उन्होंने कहा, हम थोड़ा सा और स्पष्ट कर दे रहे हैं आपको, तब कहा गाढ़ दूषणात् सामान्य द्रव्य वर्णो रक्तस्य पित्तमास्य व्याख्यम रक्त पित्तम मणिविहम। तब रक्त पित्त की चिकित्सा में उन्होंने फिर उसको स्पष्ट किया और कहा कि इसके अतिरिक्त रक्त का जो पित्त वर्ग में भी परिगणन किया गया है और रक्त का मल पित्त होता है। अब आप एबीसी फाउंडेशन पे तो सब लोग जानते हैं कि मेन रूप से रक्त का जो मल होता है, वैसे आप लोग भी जानते होंगे कि वो रक्त का जो मल होता है वो ही पित्त होता है। तो कौन सा पित्त होता है? जो बिलिरुबिन है वो होता है, या जो बिलिरुबिन नहीं है वो है? तो है कौन सा? बोले जी बिलिरुबिन तो मल नहीं हो सकता। तो जो बिलिरुबिन मल नहीं हो सकता तो कौन सा मल? मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ, इस चीज को ध्यान में रखना कि वहां पर जो आचार्य इतनी गूढ़ भाषा में लिख के चले गए ना कि दिमाग हिलता है उसको कि ये मल कौन सा है। फिर रक्त पित्त और मतलब जो हम लोग अक्सर भाषा में अपनी बोल देते हैं कि जो आरबीसी से टूटता है बिलिरुबिन, वो हमारा क्या है? वो मल है। वो कहाँ से मल हो जाएगा? उसको तो कहा ही नहीं है मल। वो तो एक प्रकार से टूटा हुआ भाग है जो शरीर के अंदर जाकर दोबारा से ऑब्जर्व होना शुरू हो जाता है। वो बढ़ जाएगा तब कोई फर्क नहीं पड़ता, पीलिया हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन हम चिकित्सा किसकी कर रहे हैं? हम वो घट बढ़ने वाले की कर रहा है, बिलिरुबिन की कर रहा है, या फिर कुछ और है वो कर रहा है? अब मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि मैं फेसबुक पे हूँ इसलिए आप कमेंट्स भी नहीं कर सकते। प्रत्येक धातु का यहाँ से थोड़ी सी करते चले जाता है। प्रत्येक धातु का हमारी जठराग्नि द्वारा जब प्रसाद रूप में उसको भेजा जाता है बना के, वहाँ से हमने खाया भोजन, और भोजन खाने के बाद हमारा प्रसाद रूप बढ़िया तरह से बन गया और फिर गृहिणी के द्वारा, हमारी भूताग्नि के द्वारा वो अंदर चला गया। अब किसी का अगर हीमोग्लोबिन 14 है तो फिर हीमोग्लोबिन को जो स्थिर रखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, आप थोड़ा सा अपने अंदर विचार करके देखो कि अगर किसी का हीमोग्लोबिन 11 था, हमने उसकी एनीमिया की चिकित्सा की, लेकिन चलते चलते 14 तक रुक गया,
और वही आहार हमसे कह दिया कि तुम यही आहार खाओ, और मरीज 1 साल तक वही आहार खा रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब आपने आहार ऐसा दिया जिससे कि उसका रक्त बढ़ा, एनीमिया खत्म हुई, और 14 के बाद वो रुकी क्यों गया? फिर वो बढ़ना चाहिए था, क्योंकि उसने तो 1 साल तक खाता रहा। फिर वो बढ़ना चाहिए था, प्रश्न तो उठेगा ना। तो वो कहेंगे नहीं जी, क्यों नहीं, क्यों बढ़ेगा, वो 14 एक लिमिट होती है। मैं उस बात को कह ही नहीं रहा हूँ लिमिट होती है ना होती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब हमने आहार दिया उसके लिए, और जब हमारे पास चिकित्सा कराने के लिए आए, तो कहा कि साहब, डॉक्टर साहब, मेरा तो खून ही नहीं बढ़ता है। हमने अपनी चिकित्सा उपयोग की, और चिकित्सा उपयोग करने के बाद उसका ब्लड बढ़ाया, ठीक है, उसका 14 हो गया, हम भी खुश, वो भी खुश। अब वो कह रहा है डॉक्टर साहब क्या कहूँगा, सब कुछ सब कुछ जब खाने के बाद फिर उसका ब्लड 14 से आगे क्यों नहीं हुआ? हालांकि 16-16 तक हो जाता है, लेकिन 16 से आगे क्यों नहीं हुआ? जब 16 से आगे हुआ, तब फिर आपने उसको एक अलग दूसरी बीमारी का नाम दिया। वो जो भी हो, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा जो रक्त है वो स्थिर क्यों रहता है, बढ़ता क्यों नहीं आगे? अगर हम कोई ऐसी चीजें खा रहे हैं, तब आपका सवाल होगा कि आरबीसी की जो उम्र होती है वो 120 होती है, और वो 120 दिन के बाद, मतलब कहना चाहिए, वो मर जाती है। ये भी बात आपकी मानते हैं, वो ठीक है, 120 मानते हैं, लेकिन जो हम खा रहे हैं वो तो हम उसी स्पीड में खा रहे हैं। अब वो 120 में मरे या 110 दिन में मर जाए, इससे कोई वो नहीं है हमको। उसकी उम्र कितनी है वो जाने, वो हमारी बॉडी जाने, वो प्रकृति ने जो बनाया है वो जाने। लेकिन हम खा तो वही रहे हैं ना, रोज डेली वही खा रहे हैं। आधा अनार खा लेते हैं, आधा सेब खा लिया, थोड़ी सी ये खा लिया, थोड़ा सा मतलब एक प्रकार से ये खा लिया। एक एक जो बिल्कुल गरीब आदमी है बेचारा, वो 4 रोटी चटनी से खा रहा है, उसका भी हीमोग्लोबिन 14 है और आपका भी 14 है। आप और मैं कभी एसी में बैठ जाते हैं, कभी आराम कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसको 8 घंटे रोज काम करने हैं, वो धूप में रह के काम करता है। लेकिन वो आपकी तरह जो हमारी तरह जो एक संतुलित आहार जिसका नाम दिया गया है, जो हमारी अलग भाई लोग हमारे बताते हैं कि संतुलित आहार ये होता है, वो गलत ही है। फिलहाल तो उनका सिद्धांत ही गलत है, संतुलित आहार वो होता ही नहीं है। तो वो जो खाते हैं हम लोग, उसके अनुसार, उन्हीं के अनुसार ज्यादातर हम लोग अडेप्ट भी करते हैं। हम अपने आयुर्वेद को जल्दी ध्यान में नहीं देते हैं। उनको बताते हैं कि विटामिन, उनकी भाषा बोलते हैं, विटामिन ई खाओ, विटामिन सी खाओ, विटामिन डी खाओ, विटामिन की आपको कैल्शियम की कमी हो रही है, आपको इसकी कमी हो रही है, जबकि आयुर्वेद में हमारी इस चीज़ की कोई जिक्र है नहीं, ना उसने कहा है। उन्होंने तो सीधे सीधे आहार को कह दिया है कि जो भी आहार तुम्हारे सामने आए वो स्निग्ध होना चाहिए, और बाकी कुछ भी हो, बस केवल अपनी जठराग्नि को देख कर खाने की व्यवस्था करो, और मन को लगा के उस खाने को खाओ, चाहे आपके सामने सूखी रोटी हो या फिर 56 वो कर सामने, वो आपके शरीर को उतना ही काफी है। तब वो 14 था, वो 14 फिर बढ़ क्यों नहीं रहा है? अगर नहीं बढ़ रहा है तो फिर हो क्या रहा है? तब ये हो रहा है कि जब प्रसाद भाग से हमारा पूरा का पूरा जो प्रसाद भाग है वो शरीर में प्रवेश करता है, उसमें एक अंश था कि रक्त को पुष्ट करने वाले जो अंश थे, वो जब हमारे रक्त में पहुंचे, और रक्त बनने की जहां पर प्रोसेसिंग हो रही है, सब में घूम के आ रहे हैं, हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो, हम आ गए, हमें ले लो, हम आ गए, हमें ले लो। बोले जी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हमारा कोटा फुल, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, निकलो यहाँ से फटाफट, कोटा फुल। कब जाएंगे कहाँ वो? कब जाएंगे? वो रक्त में ही रहेंगे। तभी आचार्यों ने तो कहा कि वो पित्त के समान होता है, रक्त का मल जो है वो उसी के समान धर्मी होता है, अर्थात जो उसके पोषक अंश होते हैं वो उसी के समान धर्मी होते हैं, और वही हमारा बद्ध पित्त होता है, और उसी की चिकित्सा करते हैं। और वही जब बढ़ता है शरीर के अंदर, तब उस दोष को कहा है आचार्यों ने, यही पित्त दोष है, और इसका ही नाश करना है। वो बिलिरुबिन है, उसका नाश नहीं करना है तुम्हारा। वो हमारी बॉडी का एक पोषक तत्व है, उसका नाश नहीं करना है। जिनका यूज ही नहीं हुआ है उनका नाश करना है, और जो रक्त के समधर्मी है उनका नाश करना है, वो हमारा। ऐसे ही हर धातु का अपना अपना पेट भरना है। अगर उनका पेट भर गया, उनका निर्माण हो गया, तो वो रक्त में उपस्थित जितने भी जिस जिस धातु के जो पोषक अंश होंगे वो उसके लिए बेकार है, और वो उस रक्त में पड़े रहेंगे। और रक्त में जब पड़े रहेंगे तो मांस धातु के हैं, तो मांस जैसी, मतलब कहना चाहिए, रोग की उत्पत्ति होगी। अगर मेद धातु जैसे हैं तो मेद धातु से रोग की उत्पत्ति होगी। बॉडी उसको यूज नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है कि भाई साहब
हमारा तो पेट भर गया, आप निकलो। बोले कहाँ जाए? बोले आप रक्त में रहिए और रोग की उत्पत्ति करिए, और जो जो खा रहा है ना, इससे आपके भाई भाई लोग और पीछे से आ रहे हैं, और वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। और इसी को आचार्य होता है कि यही हमारे बात तो स्वयं उत्पत्ति है उसकी, तो बोले यही हमारे कफ और पित्त हैं, और इससे संबंधित जितने भी कहते हैं ना, मांस पाचक, रक्त, क्या नाम है, रक्त पाचक, मेद पाचक, ये सब तो किसके पाचक? मेद को बचाओगे? नहीं, मेद से संबंधित जो उसके पोषण का अंश है वो बचे, और तब हमारा रोग ठीक। यहां तक शायद आपको अब क्लियर हो गया। तब कहा आचार्यों ने कि जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, कि रक्त का मल पित्त होता है, और इसलिए रक्त के दूषित होने पर रक्त रोग भी होते हैं, और चिकित्सा रक्त में वह चिकित्सा दूषित रक्त में करने, एक पार्ट और भी दिया है, छोटा सा अक्षर दिया है, और जिसने पूरी रक्त चिकित्सा को बदल के बंद कर दिया, और कहा कि आपका जो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, तो जो लोग करते हैं उसका एक सिद्धांत बताऊंगा, और उसको वो बताऊंगा कि आप कर क्या रहे हो, और यहीं पर आगे बढ़ रहे, और उसका क्लिनिकल है, वो संहिताओं से, ये मेरा अपना लिखा हुआ नहीं है। वह चिकित्सा दूषित रक्त में करने का आदेश है। इसमें दूषित रक्त में करने का आदेश है। अब जरा आगे देख लें। विरेचन पित्त को नाश करने में सर्वश्रेष्ठ है। बिल्कुल ठीक है, सब जानते हैं। उपवास के द्वारा, यहाँ लंघन का नाम ही नहीं लिया, हमारे महर्षियों ने यहाँ लंघन का नाम ही नहीं लिया जी, बोले उपवास। तो बोले लंघन क्यों नहीं कराया? बोले ये वो नहीं है, यहाँ पर ये भी देखना है कि वायु बढ़ी है कि घटी है। वायु के द्वारा हाइपरटेंशन हो रहा है गुरु, वो अपना प्रेशर लगाए पड़ी है, अगर आपने लंघन कर दिया तो बढ़ जाएगी। उपवास सहित लंघन मतलब खाना खाना है लेकिन हल्का खा के, और उपवास सहित लंघन करें, इसलिए हमारी जो वायु है वो भी ना बढ़े। इसलिए यहाँ पर शब्द जो लंघन था वो काट दिया, और इसलिए काटा कि हमको समझ में आ जाए कि सामने वाले को जब हम बताएंगे तो हम क्या बताएं, उपवास बताएं या लंघन बताएं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हमारे फेसबुक पर जितने सभी लोग देख रहे हैं, लगभग 31 हमारे डॉक्टर्स हैं वो देख रहे हैं, और मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आप लोग जुड़े हैं। हमारा एक जूम सेशन चलता है, वो डेली 8:30 बजे चलता है। उसका हम फेसबुक पेज पर मेरे लाइव होता है, वो डेली होता है। और हमारे जूम का एक ग्रुप भी है जिसमें आपको एक लिंक मिल जाता है। अगर हमारे फेसबुक पर देख रहे सभी जितने भी हमारे व्यक्तिगण हैं, वो हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें 99275780। मैं फिर से एक नंबर अपना रिपीट कर दे रहा हूँ, 99275780। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कॉल करें या व्हाट्सअप पे भेज दें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और फिर आपको जूम का लिंक मिलेगा, और प्लस मेरे पेज का भी आपको लिंक मिल जाएगा। और उस पर हमारे लगभग 200 वीडियो पड़े हुए हैं, और वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं। और कोई क्यूरी है, आपके कोई पेशेंट है, आप इंटैक्ट करना चाह रहे हैं, आप अपने ज्ञान को बढ़ाकर आयुर्वेद को शिखर तक ले जाना चाह रहे हैं, तो आप जुड़ें। हमारी एक वैशाली हमारे डॉक्टर साहब, उन्होंने मेरा नंबर लिख दिया है 9927753780। और हमारे उन्ना पाठक जी हैं, हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिशनर है, और अच्छा वो है, तो उन्होंने भी मेरा नंबर लिख दिया है। आप इसको नंबर को जो है वो फीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बाद में भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं आपको ऐड कर लूँगा। तब कहा कि जो उपवास है ना, उस उपवास को उपवास सहित लंघन समझे। लंघन को सीधे सीधे डायरेक्ट ना ले। लंघन का मतलब होता है आपको पानी तक नहीं पीना है, और आपको पता है कि इसको ब्लड प्रेशर है, और आपको ये भी पता है कि किसी न किसी दोष के कारण, एक के कारण है, चाहे वो सतलता के कारण हो, चाहे वो शराबपूर्ण के कारण हो, और चाहे वो हमारा काठिन्य के कारण हो, चाहे कफ के उपलेप के कारण हो। किसी भी तरह से अगर ब्लड प्रेशर उसमें हो रहा है तो उसमें वायु ही जिम्मेदार है, उसी के रास्ते में कोई ना कोई आ रहा है। इसलिए वो धक्का मार के उसको, मतलब कहना चाहिए,
अपने बल से, अपने दाब से धक्का मार के उसको आगे बढ़ा रही है, और वही प्रेशर हमारे स्फेंगोमैनोमीटर में पारे के रूप में बाहर जाता है। तब आचार्य ने वहां पर मना कर दिया कि आप यहाँ लंघन मत करा बैठना, उपवास करा। और उपवास का मतलब लंघन, सहज उपवास, थोड़ा हल्का खाने को देना, जठरा अग्नि के हिसाब से उसको, जठरा अग्नि के हिसाब से उसको जो है वो आप उसे खाने के लिए जब देंगे तो फिर जो है उसको इलाज फिर आपका संभव है और आप इलाज कर सकते हैं। तब उन्होंने एक नियम बनाया और उस नियम को आप सब नोट कर सकते हो, वो जल्दी संहिताओं में मिलेगा, मैं आपको बता दूंगा। ये सब सूत्र स्थान के अंदर है। आप अष्टांग की, हृदय की, अष्टांग हृदय की, आप सुश्रुत की, आप भाव प्रकाश निघंटु की, और आप चरक संहिता की, इन चारों के सूत्र स्थान को जब पढ़ेंगे तो आपको सब मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन बस वो बड़ा ध्यान से उसको पढ़ना है। तब उन्होंने एक नियम बनाया और वो नियम था कि अन्न के अभाव में अग्नि दोष, अग्नि दोष, अग्नि दोष नहीं, अग्नि दोष को पचाती है। अन्न के अभाव में अग्नि दोष को पकाती है। इतना आप याद कर लीजिए, बस यही चीज आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और फिर सब चिकित्सा में सबसे पहले आपको ये रख देना है, अन्न के अभाव में अग्नि दोष को पकाती है। और जब दोष को पका देगी तब क्या होगा, फिर आगे क्या होगा वो भी मैं बता दे रहा हूं। जब दोष पक जाएगा, जब उसके बाद फिर आपको भूख लगेगी, और जब भूख लगेगी तब उन्होंने एक सिद्धांत वहां पर और लग दिया। एक तो वैसे जो है ऊपर से सिद्धांत पे सिद्धांत रखते चले गए, बोले इसके बाद ये कर लेना, बोले जब थोड़ी सी भूख लगे तब कुछ मत खाना। बोले क्यों? बोले अभी तो पचा के हटी है वो, और वो जो बहुत तेज भूख लगना शुरू हो जाए तब समझ लेना कि अब ये दोस्त तो इसने पूरे पका दिए, और अगर अब मैंने नहीं खाया तो अगला नंबर धातु का है। फिर तब वो धातु को पचा डाले और एक सीरीज वाई करके पचाएगी। क्या? पहले रस को पचाएगी, फिर रक्त को पचाएगी। इन सबको पकाते पकाते जब वो सुख तक पहुंचेगी और फिर भी आपने उसको कुछ नहीं दिया, उनका दूंगा नहीं, उपवास पे बैठा हूं मैं, और उपवास पे बैठने के बाद मैं अपना जो है ना वो पूरा वचन पूरा करूंगा, तब अंत में वो प्राण ही बचा देगी। फिर तब उन्होंने कहा अंत में फिर अपनी प्राण बचा दी। ये नियम उन्होंने एक और लगा दिया। तब अन्न के अभाव में अग्नि दोष को पचाती है, इसलिए उपवास का विधान दिया है, लंघन का नहीं। रक्त के दूषित होने पर, अब एक श्लोक और लगा दिया उन्होंने, बोले हमने रक्त मोक्षण तो बता दिया, जरा ये भी तो सुन लो। जो आजकल जो रक्त मोक्षण होता है उसका जरा इससे कंपेयर कर लेना कहां तक ठीक है। एक तत्सु क्रिया सर्वा रक्त मोक्षणम मेकता, ये जो आखिर में मेकता लगाया है ना, इसको हिला दिया है, इसने हिलाया ढंग से। क्या? अर्थात रक्त दुष्टि की सारी चिकित्सा एक तरफ और केवल रक्त मोक्षण एक तरफ माना जाता है, और इसका तात्पर्य है कि दूषित रक्त में रक्त मोक्षण प्रधान चिकित्सा है। और इसमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि रक्त में जो दूषित मात्रा होती है, इससे रक्त में जो दूषित भाग होता है, फिर दोबारा से पढ़ रहा हूं, इससे रक्त में जो दूषित भाग होता है वो निकल जाता है। रक्त को निकालने के लिए हमको रक्त का दूषित भाग चाहिए, ना कि रक्त चाहिए। अब कह तो दिया, अब वो दूषित भाग कहां से लाए हम तो रक्त मोक्षण से डायरेक्ट करेंगे, लगाएंगे कैप, या किसी को जो वो कर देंगे, या किसी को निडल छुपा देंगे, या किसी को हिजामा कर देंगे, जो अलाऊ लगाते हैं वो जो वाला वो खींचने वाला पंप वाला वो लगा देंगे, और बोले डायरेक्ट निकालेंगे। और यहाँ पर क्या किया गया है, रक्त में वो रक्त का दूषित भाग, उसको रक्त मोक्षण करना चाहिए, और हम पूरे रक्त को ही निकाल बैठे हैं। और आचार्यों ने कहा कि जो रक्त की जो रक्त सबसे अधिक ज्यादा से ज्यादा अगर रक्त दूषित होगा, और उसको दूषित रक्त को भी जो बताइए उन्होंने कि इतनी मात्रा उसको निकाल सकते हैं, और वो लगभग बताइए 450 ml।
कि 450 ml की मात्रा आप जो है एक बार में शरीर से निकाल सकते हैं। 450 ml जब शरीर में घूमेगा तो वो इकट्ठा होगा क्या एक जगह? 450 ml यहीं पर इकट्ठा हो गया और यहीं से हमने रक्त निकालना शुरू कर दिया और यहीं पर इकट्ठा। आपको पता है सब रक्त दूषित यहीं पर ही है, और आपने सीधे सीधे लिया और 2-3 राबू लगाए और 450 ml, मान लो 100 ग्राम, 50 ग्राम, तो वो 50 ग्राम एक ही जगह यहीं पर था या यहीं था? वो तो पूरे शरीर में घूम रहा है ना। तो हमको तो लाना 50 ग्राम यहाँ है, जो हम यहाँ से निकालेंगे तो, या नीचे से निकालेंगे, या हम सिरिंज से निकालेंगे, या फिर अलाऊ से निकालेंगे, या फिर हम क्या नाम है जो जलोका है उससे निकालेंगे। तभी आचार्यों ने कहा कि रक्त मोक्षण करने से पहले विधि विधान से उसको लंघन, दीपन, पाचन, स्नेहन, स्वेदन, इसको सही से कर देना, फिर उसके बाद रक्त मोक्षण करना, ताकि दोष अपनी दो जो दूषित रक्त है वो एक जगह, जिस दोष से वो दूषित है उसी दोष के अनुसार उसको आपको स्नेहन करना है, आपको शोधन करना है, और फिर आपको जो है उसी के दोष के अनुसार फिर आपका रक्त मोक्षण करना है। आपकी मर्जी नहीं चलेगी। बोले पित्त का था, बोले हमने जलोका से कर दिया, बढ़िया बात है, फर्स्ट क्लास, आपने बढ़िया किया। जो पुरानी प्रोसेस थी, पुरानी का मतलब जो पंचक्रम की जो एक प्रकार कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट, वो आपने प्रोसेस पूरी कंप्लीट की। बोले जी हमने कुछ नहीं किया, हम तो डायरेक्ट आया सीधे लगा दिया हमने ऐसे करके। ऐसे कैसे लगा दो? तो वहां पर ये मैं अक्सर हमें देखता हूँ चिकित्सा सिद्धांत में कि यहाँ पर कोई हो सकता है कि वो सीधे सीधे मैंने लगाते हुए देखे हैं ना, तो उससे पहले आपको बताना चाहिए। जैसे मैं कभी आपको दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा पहले 3 दिन 4 दिन करके दिखाऊंगा कि इस तरह से स्नेह शोधन करना है, और जो लोग पर रखी है वो जलोका फिर इसके लगाई जाएगी। वो 4 दिन तक वही प्रोसेस होगी जो अन्य प्रोसेस में होती है, और फिर उसके बाद फिर जलोका लगाई जाएगी और मरीज बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास, जिसे कहेंगे कि अब वास्तविक इसका पंचकर्म हो रहा है, वो पंचकर्म होगा। तो वो आचार्यों ने वही कहा कि यहाँ पर कि इससे रक्त में जो दूषित जो रक्त की जो दूषित मात्रा है, उस दूषित मात्रा को ही आपको निकालना है। और रक्त में जो अम्लता होती है, रक्त में जो अम्लता होती है, तो सुश्रुत ने एक वचन कहा था, उसको आप सब लोग नोट कर सकते हैं। सुश्रुत ने कहा कि रक्त की अम्लता ही रक्त का रोग है, अर्थात हेपेटाइटिस सी एंड बी एंड डेथ कुछ नहीं है, खत्म। बोले जी इतना बोल के हमने खत्म कर दिया अपना चैप्टर, होगी आपकी हेपेटाइटिस सी और बी। सुश्रुत ने रक्त को जो दोष माना था ना, गलत नहीं माना है, लेकिन चिकित्सा सिद्धांत पर चलेंगे तो एक प्रकार सही भी है। और जो चरक ने माना है कि राज जी, चरक ने कह दिया ना, 3 ही होते हैं, छोटा होता ही का है, तो वो भी ठीक है अपनी जगह। और हम ये कहें कि सुश्रुत ठीक नहीं है, तो सुश्रुत भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि रक्त की अम्लता ही रक्त का रोग होता है। तब जब रक्त की अम्लता की बात आ गई तो अम्ल क्या करेगा? अम्ल किसी भी ऑर्गेन में जाके जो अम्ल की प्रॉपर्टी है, उष्णता, दाहता, समझे, छीणता, वहां पर जलाता, जलाएगा भी, सबको काम करेगा। और वही हमारी क्या है, इन्फ्लेमेशन, वही है टिस, हेपेटाइटिस। और सबसे सॉफ्ट ऑर्गेन बॉडी का अगर है हमारी बॉडी के अंदर, जो उस पर लड़ता है, जो उसको कहता है कि मैं तुझे नाश करके फेंक दूंगा, और वो हमारा लिवर, और सबसे पहले वही इफेक्टेड होता है। तो रक्त की अम्लता ही, और रक्त में जो अम्लता होती है उससे सभी विकारों के होने की संभावना होती है, और ऐसा कोई रोग नहीं है जो रक्त की अम्लता से होना। अब मान के चलो, तो सुश्रुत ने फिर गलत तो नहीं कहा था कि जब वो कह रहे हैं कि वात पित्त कफ से सभी रोग होते हैं, तो सुश्रुत ने भी कह दिया रक्त की अम्लता से सभी रोग होते हैं, ये निर्दिष्ट है। और आज की परिप्रेक्ष्य में हम देखते भी हैं। यही कारण है कि जो हमारे मतलब कहना चाहिए हमारे मतलब कहना चाहिए जो दूसरी चिकित्सा पद्धति के हमारे भाई लोग हैं, कि हर गोली पे आपको 2 गोलियां जरूर लिखी मिली होंगी, और वो रक्त की अम्लता को खत्म करने की वो 2 गोलियां अवश्य लेते हैं, चाहे जो स्थिति आ जाए, जिससे रक्तज रोग, रक्त की संभावना होती है और वह नष्ट हो जाती है, जिससे रक्तज रोग नष्ट हो जाते हैं। अर्थात उन्होंने कह दिया रक्तम ही या अम्लता यात तच्च नात च ताश्चक्तम रुक्तम चरक सूत्र स्थान अध्याय 24 पृष्ठ संख्या 446। चरक संहिता के इसी अध्याय में
कौन से में? इसी अध्याय में, यानी कि अध्याय 24 में सूत्र स्थान में आगे रक्त दृष्टि के अधिक होने से 3 रोगों का वर्णन किया गया है। मद, मूर्छा, संन्यास के निदान, जब लक्षण की चिकित्सा जब हम उसमें पढ़ते हैं तो प्रथम 2 रोग, अब यहां पर मैं आपको यहीं पर लेके आ रहा हूं हाइपरटेंशन पे, ये तो मैंने सब जगह से घुमा के आपको एक जगह इकट्ठा कर दिया। इसमें प्रथम 2 रोग मद और मूर्छा रक्त दाब की अधिकता के प्रति, तुम ही कारण हो, तुम ही हो, कृत तथा संन्यास पूर्व निर्दिष्ट मस्तिष्क में हाई ब्लड प्रेशर, जो रक्तस्राव जनित मूर्छा होती है, जिसे इपोलेप्टिक कामा के प्रति उंगुल निर्देश आचार्यों ने कर दिया है। मैं फिर एक बार दोबारा से इसको रिपीट कर, क्योंकि वहां के आपको वहां से लेके आया था, फिर रक्त की अम्लता, फिर सुश्रुत का, और फिर उसके बाद में चरक में चला गया, और चरक में जाने के बाद फिर अध्याय कौन सा है, 24वां है, और वहां पर सीधे सीधे जो श्लोक था वो मैंने आपको बता दिया। और फिर उसके बाद उसके आगे के जो 3 रोग हैं, मद, मूर्छा और संन्यास, ये मद, मूर्छा जो संन्यास था, इनमें पहले 2 थे, वो उन्होंने कहा कि जो मद मूर्छा होता है, जो प्रथम 2 हैं मद और मूर्छा, वो रक्तदाब की अधिकता के प्रति उन्होंने उंगल निर्देश कर दिया। तब कहा, अब मैं आपको फिर दोबारा से थोड़ा सा उसको ले जा रहा हूं, हालांकि मेरा टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन छोड़ूंगा नहीं बीच में। तब कहा कि जब रक्तज रोग होते हैं तो पूरे शरीर में मद होता है, नशा जैसा रहता है, और पेशेंट को हर समय और आदमी दूसरा वाला कह रहे हैं, क्या भैया कुछ गड़बड़ करके आए हो क्या? उन्हें नहीं, तो फिर बोले पता है आपको पूरी दिन सुस्ती सवार रहती है, नशा जैसा रहता है, कभी गर्मी लगना शुरू हो जाती है, कभी ठंड लगना शुरू हो जाती है, मैं बड़ा परेशान हूँ। तब हमारे अगर जैसा या आपके जैसा कोई वैद्य वहाँ है तो वो समझ जाएगा कि इसको रक्त रोग है, और ये मद के उसमें है, और इसको ब्लड प्रेशर रहता है। तब आचार्यों ने वहां पर निर्देश कर दिया कि मद, मूर्छा रक्तदाब की अधिकता के प्रति, तथा जो संन्यास है यानी कोमा है, यानी कि हिमरेजिक स्थिति आती है, यानी जो एपिलेप्टिक कोमा होता है, उसके प्रति उन्होंने संन्यास का अंगुल संकेत कर दिया। ये होते कैसे हैं, फिर इनकी टोटल फिजियोलॉजी है, मैं विरेचन द्रव और चिकित्सा ये बाद में बता दूंगा आपको। पित्त के उष्ण, तीक्ष्ण एवं द्रव गुण का यही परिणाम अगर होता है तब उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, और उसमें मुख्य चिकित्सा रक्त रोग की जाती है, रक्तज रोगों की जाती है, और जिसमें पहले से ही उन्होंने कह दिया है कि विरेचन, रक्तमोक्षण और रक्त पित्त नाशक चिकित्सा हाइपरटेंशन में दोष के अनुसार करनी चाहिए। इतने के बाद जो हमारे विरेचन द्रव्य हैं, और खासकर हर तरह के विरेचन, हर तरह के उसमें सिरावेद में कैसे विरेचन देना है, किस विरेचन की आखिर इसमें जो रक्त में विरेचन के जो 3-4 ड्रग हैं वो मैं आपको आज ही बता देता हूं, और इनकी पूरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन फिर मैं अगले शुक्रवार को आपको बता दूंगा। और फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे जितने भी वैद्य हैं, एक मिनट मेरा कोई फोन आ रहा है इंपॉर्टेंट, मैं जरा उसको 1 मिनट। तब उसमें फिर क्या होता है, तो जो 3 ड्रग हैं वो आपको मैं बता दे रहा हूँ, इसकी जो पूरी फार्माकोलॉजी की लक्षण है वो मैं बता दूंगा। और अगर हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे साथ अभी लगभग 29 लोग देख रहे हैं, वैद्य देख रहे हैं, अगर किसी को लगता है कि हमको अच्छा लग रहा है तो हमारे जूम इंटरेक्टिव सेशन 8:30 बजे शाम को रोज होता है, उसको अगर आप जुड़ना चाहते हैं या हमारे फेसबुक पेज पर जाके सुनना चाहते हैं तो मेरे लिए नंबर हमारा लिख ही दिया है 9927753780।
इस नंबर पर मुझे आप फ़ोन कर लें और या फिर व्हाट्सएप पे कुछ भेज दें, मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। उससे आपको पेज का और जूम का दोनों का लिंक मिल जाएगा और फिर आप सीधे-सीधे जो है वो इस पे जो है आप जूम पे सीधे जुड़ सकते हैं और या फिर पेज पर हम लोगों को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ इंडिया के ऐसा कोई प्रदेश नहीं है इंडिया का जहाँ के वैद्य हमारे पास नहीं है। सब एक दूसरे से मिल के सबकी प्रॉब्लम समझ के फिर चिकित्सा भी देते हैं, चिकित्सा बताते भी हैं और हमारे बेसिक तो वहाँ पर चलते ही रहते हैं, क्योंकि बेसिक का एक पार्ट होता है वो पूरा होता है। इसमें 3 ड्रग हैं, नंबर 1 त्रिफला, नंबर 2 गुलकंद और नंबर 3 अमलतास। ये 3 ही ड्रग जो है वैसे बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं 3 ही यूज़ करता हूँ, तो मैंने आपको 3 बताए हैं। आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, तो आप हमको बताइएगा और फिर हम उसको भी यूज़ करेंगे। और इसी के साथ फिर मैं अपना ये जो आज का वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ। सबको प्रणाम, नमस्कार। और हमारे साथ एक बार मैं सबको अ, धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। एबीसी फाउंडेशन से हमारे साथ में जो है वो ग्रुप के हमारी वैशाली जी नमस्कार, प्रीति अरोड़ा जी नमस्कार। किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, अगर होगा तो मैं उसको देख लूँगा। प्रमोद कुमार जी नमस्कार, शैलेंद्र जी नमस्कार, रोमो गुप्ता जी नमस्कार, हरजीत जी नमस्कार, सरू जी नमस्कार, लवजीत जी नमस्कार, मीनल गुप्ता जी नमस्कार, चंदीराम शर्मा जी नमस्कार आपको, गुरप्रीत जी कौर नमस्कार, आनंद आयुर्वेदा नमस्कार, आनंद संगीता कुशवाहा जी नमस्कार, वंदना पाठक जी प्रणाम आपको, अनीता बड़ी बहन वाली नमस्कार, स्मार्ट राठौर नमस्कार, पवन शर्मा जी नमस्कार, श्रुति निगम जी नमस्कार, दीपक सोनी जी नमस्कार, वैद पद्माकर बोस जी नमस्कार, पवन शर्मा जी नमस्कार, कामनी धीमान मैडम है हमारी और बड़ी बहन के समान है, नमस्कार प्रणाम करता हूँ मैं आपको। सविता कुंडली जी नमस्कार, सीमा त्रिपाठी जी नमस्कार, राम प्रताप जी नमस्कार, गगन अग्रवाल जी प्रणाम सर आपको, विकास अवस्थी जी नमस्कार, मनोज भगत जी नमस्कार जी प्रणाम सर, आलोक शर्मा जी नमस्कार नमस्कार। बड़ी जल्दी घूम के आ गए क्या? मतलब अभी तो घूम रहे थे, मैं तो सोच रहा था कि आप जो है ठीक है बढ़िया। गर्मी के दिन ना घूमना भी चाहिए। निधि अरोड़ा जी नमस्कार, आरती देशपांडे जी नमस्कार, पूजा अकला जी नमस्कार, अ, अ, नीलम जी नमस्कार, प्रमोद मिश्रा जी नमस्कार, वैद कोमल पंडित जी नमस्कार, अ, उसके बाद ओम चलता है नमा जूम सेशन वेरी इंटरेक्टिव, अमरीश गोरी जी नमस्कार, दिनेश शर्मा जी नमस्कार, पुष्पेंद्र शुक्ला जी नमस्कार। शायद पुष्पेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ में एक हमारे मित्र भी थे, शायद मुझे लगता है वही हो। अनीता शर्मा जी नमस्कार, अ, जी जी धर्म सिंह नमस्कार। तो हाँ धर्म सिंह ये हमारे एक प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पंचकर्म सेंटर शुरू करूँगा तो ये धर्म सिंह जो हैं यही हमारे बेस्ट, मतलब एक प्रकार से हमारी एक प्रकार से हम कहें कि हमारे दाएं बाएं तो नहीं कहेंगे लेकिन दाएं हाथ है। शिल्पा वर्मी जी नमस्कार, मैडम नमस्कार आपको, बहुत नमस्कार। तो सभी को मेरा प्रणाम कोटि कोटि। और आप लोग अगर आपको अच्छा लगता हो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि आपको जूम इंटरव्यू सेशन से अगर आपको जुड़ना है 9927753780 इस नंबर पर आप मुझे कॉल करिएगा या व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। मैं आपको जूम के ग्रुप में ऐड करूँगा, फिर आपको वहाँ से हमारा जो पेज है उसका भी लिंक मिलेगा और आपको जूम का लिंक भी मिल जाएगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।